नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। हमारे साथ हैं आदरणीय संतोष पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। तमाम दर्शकों को नमस्कार और अगले कुछ मिनट तक हमारे साथ बने रहिएगा। निश्चित तौर पर आज जिस खबर के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, आज से कुछ महीने पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, और वो भी कहां, लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन के अंदर। जी शिव जी। बड़ा हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। उस तस्वीर और वीडियो को देखकर कोई भी कहेगा कि आखिर हुआ क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज संसद के समापन का अवसर था। प्रधानमंत्री जी संसद चले आए। सपने में भी नहीं सोचा था कि बिड़ला के सामने, यानी ओम बिड़ला जो लोकसभा अध्यक्ष है, बड़े तेज तर्रार माने जाते हैं, एक टीचर की तरह सदन चलाते हैं, उनके सामने भी विपक्ष खड़ा होके नारे लगाने लगेगा, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। पूरा सदन शर्मसार था और विपक्ष मानने को तैयार नहीं था। मोदी जी को यह कतई अंदाजा नहीं होगा कि हम संसद जाएंगे और ऐसी विकराल स्थितियां बन जाएंगी कि विपक्ष किसी भी कीमत पर मानेगा ही नहीं और हम पर इतना बड़ा आरोप मढ़ता रहेगा, हमें वोट चोर बता देगा, गद्दी छोड़ने के लिए आदेश करने लगेगा। कल का बाकी आपने देखा ही था कि इस देश के चाणक्य कहे जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा करता धरता अमित शाह के मुंह पर विपक्षी सांसदों ने कागज फाड़ के फेंक दिए। उनकी खुद की सांसद तो ये कह रही हैं कि पत्थर फेंक के मारे थे। अब इतनी बड़ी जलालत, इतनी भयंकर बेइज्जती मुझे नहीं लगता है किसी प्राइम मिनिस्टर की तब हुई हो जब एक दंभी सरकार, एक अहंकारी सरकार सदन में अपना कारोबार कर रही हो, सदन चला रही हो। जैसे आज राज्यसभा में एक बिल पास होना था, खरगे जी चिल्लाते रहे क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा है और अमित शाह ने पास करा दिया। लेकिन आज की तस्वीर भी हम दिखाएंगे आपके सामने कि वो जब ओम बिड़ला के सामने उनके साथ बैठकर जो मीटिंग की है नरेंद्र मोदी ने, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सीधा संतोष पाठक जी के पास पहुंचेंगे। पाठक जी, क्या सोचा था आपने? तो सदन बहुत दिन कवर किया है कि ये भी हाल होगा नरेंद्र मोदी का। देखिए शिव जी, सबसे पहले तो मैं आपके हिम्मत को दाद देना चाहूंगा कि आपने ये वाला मसला उठाया। आज मेन स्ट्रीम मीडिया, लोग मोदी मीडिया कहते हैं, लेकिन चूंकि मैं 20 साल तक मैंने पत्रकारिता की है तो थोड़ा सा मैं झेप जाता हूँ इस शब्द का इस्तेमाल करने में। मेन स्ट्रीम मीडिया से वो खबर पूरी तरह से गायब। लोकसभा स्पीकर ने क्या कहा, कितने घंटे बर्बाद हुए, कैसे बर्बाद हुई, ये तरह की खबरें तो है। सरकार ने क्या आरोप लगाया, उस तरह की खबर तो है। लेकिन देश की लोकसभा में आज जो कुछ हुआ, पिछले कई वर्षों से नहीं देखा गया। देश की लोकसभा में जिस तरह का नजारा आज देखने को मिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, आमतौर पर उस समय बीजेपी सांसदों की आवाजें बहुत मुखर होकर सामने आती है। वो ताली बजाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। कई तरह के अलग अलग नारे होते हैं जो अलग अलग मौकों पर लगाते रहते हैं। लेकिन आज वोट चोर गद्दी छोड़, ये वाला जो नारा था विपक्षी राजनीतिक दलों का, वो सदन के अंदर ज्यादा गूंज रहा था। ओम बिड़ला साहब एक तरह से विपक्षी राजनीतिक दलों के सांसदों पर बिफरते हुए नजर आए। क्यों? क्योंकि सामने उनके बॉस थे। भाई, धनखड़ साहब के इस्तीफे के बाद तो अब ये तय हो गया कि सदन के अंदर, पहले एक जमाने में कहा जाता था कि स्पीकर जो है वो बॉस होता है सदन के अंदर, लेकिन धनखड़ साहब को जिस तरह से बेइज्जत करके इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया गया, उसके बाद ये तय हो गया कि अब यत्र तत्र सर्वत्र मोदी जी है। तो बिड़ला जी के सामने दिक्कत क्या थी कि सामने उनके बॉस बैठे थे नरेंद्र मोदी, लेकिन कोई रोक नहीं पाया। पूरी कोनी मीडिया से ये खबर गायब है। आपने इस खबर को उठाया, हमारे दर्शकों के सामने लेकर आए, और ये दृश्य कैसे आए? विपक्षी राजनीतिक दलों के सांसदों में इतनी हिम्मत कहां से आई? इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। कहा जाता है ना, दर्द जब हद से गुजर जाए तो दवा बन जाता है। इतना आपने दबा दिया, इतना आपने दबा दिया कि अब विपक्षी राजनीतिक दलों के सांसदों के दिलो दिमाग से आपका डर दूर हो गया। कल अमित शाह पर जिस तरह से कागज के टुकड़े फेंके गए, इस तरह का वाकया अमित शाह के साथ कभी नहीं हुआ होगा। गुजरात में भी वो मंत्री रहे,
दिल्ली में भी वो मंत्री हैं, कभी इस तरह का वाकया उनके साथ नहीं हुआ। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह पर ये कहना कि वोट चोर गद्दी छोड़, सदन के अंदर इस तरह का हंगामा करना, सदन के अंदर इस तरह का आरोप लगाना, ये निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शर्मसार करने वाली बात है। और कम से कम अब तो मुझे लग रहा था कि शायद वो बाहर जाएंगे और इस्तीफा दे देंगे और वो सीधा सीधा कहेंगे कि अब मैं जनता के सामने जा रहा हूं फिर से जनादेश देने के लिए। आप मेरे चुनाव पर सवाल उठा रहे हो, आप मेरे सांसदों के विजेता होने पर सवाल उठा रहे हो, आप मेरे खुद के संसदीय क्षेत्र वाराणसी संसदीय क्षेत्र के नतीजों पर सवाल उठा रहे हो, आप हम पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हो। तो आइए जनता के हाथ मैदान में चलते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे ना कि हाँ चुनाव में चलते हैं, जनता के सामने दो दो हाथ हो जाते हैं, जनता किसके साथ खड़ी। लेकिन ये हिम्मत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जुटा नहीं पाए। लेकिन ये रिकॉर्ड में दर्ज हो गया कि सदन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वोटों की चोरी करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का आरोप लगा है। चलिए, आरोप तो लगते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन मैं इस तस्वीर का विश्लेषण बस आपसे पूछूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए तस्वीर जरा शक्ल देखिए, बॉडी लैंग्वेज। आमतौर पर परंपरा क्या होती है कि जब संसद का सत्र का सत्रावसान हो जाता है, मतलब संसद का सत्र खत्म हो जाता है, तो दोनों सदनों में और खासतौर से जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, उनके साथ तमाम राजनीतिक दलों के नेता बैठते हैं। इसमें अनौपचारिक बातचीत होती है, कुछ गिले शिकवे भी दूर हो जाते हैं, हंसी मजाक में ये भी कह दिया जाता है कि अरे आपने तो हमें चर्चा करने नहीं दिया, तो सरकार कहती है कि नहीं आपने तो सारा समय बर्बाद कर दिया। लेकिन इसमें जैसे हाथ बांध कर बैठे हुए नरेंद्र मोदी, चेहरा लटका हुआ है, गुस्से से भरे हुए। ये जो बॉडी लैंग्वेज है ना उनकी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज, चूंकि मैं लंबे समय तक मैंने कवर किया है, जब भी उनका हाथ इस तरह से, जब वो एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़े रखते हैं, तो मान के चल लीजिए कि उनके दिमाग में एक बड़ा सा तूफान चल रहा होता है। और जिस तरह से अटेंशन मुद्रा में है, ये जो फोटोग्राफर होता है ना शिव जी, जैसे मैंने अपने दर्शकों को बताया था कि प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं तो प्रधानमंत्री के फोटोग्राफर होते हैं वहां पे, कोई भी मुख्यमंत्री जाए या कोई भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष जाए, यहाँ जो फोटोग्राफर होता है वो लोकसभा का फोटोग्राफर होता है। तो उनके लिए तो ओम बिरला साहब बॉस है। लेकिन ओम बिरला साहब इतने तन के बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा भी ढीला होने की जरूरत नहीं है। ये कहीं ना कहीं बताता है कि उनको भी लग रहा है कि आज तो बॉस नाराज हो गए। अब पता नहीं धनखड़ साहब जैसा वाकया होगा, अगर सरकार फंसी ना होती तो हो सकता है कि इनको भी कह दिया जाता कि अरे बिरला साहब आपको पता नहीं लेकिन आपकी तबीयत खराब है तो जरा इस्तीफा लिख दीजिए आप। लेकिन अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में फंसे हुए बुरी तरह से, इस संशय की स्थिति में लग रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब के चेहरे को आप देखेंगे, गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो तनाव है, वो तनाव चेहरे पर साफ साफ पढ़ा जा और सकता है, व्यापक चेहरे पर जनहित साफ के साफ मुद्दों नजर आ पर रहा है। 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर दिए जा चुके। हम सभी ने और व्यापक जनहित के मुद्दों पर देख लीजिए, समस्याएं प्रधानमंत्री जी फिर और से नारेबाजी। व्यापक जनहित के मुद्दों पर 55 प्रश्न ही उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित। अब आप ये वीडियो है, क्या ये पोजीशन वीडियो है शिव जी, तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के सांसदों का वेल में आना और इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलना, इस तरह से कहना कि वोट चोरो गद्दी छोड़ो। मैंने कहा ना इंतहा, ये इंतहा हो गई। लोकसभा स्पीकर मसले उठाने नहीं देते। आप ये देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक लाभ उठाना तो आपने सदन के दोनों सदनों के अंदर चर्चा होनी थी। एसआईआर पर पहले दिन से 21 जुलाई से विपक्षी राजनीतिक दल चर्चा की मांग कर रहा है। वोट चोरी को सदन के अंदर वो उठाना चाहता है, नियमों का हवाला दिया जाता है। देखिए इस देश के संविधान के मुताबिक सर्वोच्च संस्था संसद है और कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पर संसद के अंदर चर्चा नहीं हो सकती। हाँ, सरकार के जवाब अलग अलग हो सकते हैं। एसआईआर पर चर्चा होती, सरकार कहती कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार ये कहे कि चूंकि हमारे अंतर्गत ये मामला आता ही नहीं तो हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, ये कैसे हो सकता है? फिर तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बयान दे रहे हैं वो भी आपके अंतर्गत नहीं आता। क्यों विदेश मंत्री ने उस पर जवाब दिया? क्यों रक्षा मंत्री ने उस पर जवाब दिया? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इशारों इशारों में उस पर बोलते हुए नजर आए? तो जो आपके फेवर की चीजें हैं वो तो आप कर लेंगे, जो आपके फेवर की चीज नहीं है उसको आप इग्नोर करते हुए चले जाएंगे। ये आपकी नीयत पर सवाल उठाता है। और आज जिस तरह से सांसद खड़े हुए, क्योंकि कल को जो बिल आया, अब सोचिए ना, इतने सारे बिल पास हो गए, लोकसभा स्पीकर ने बाकायदा नाम लेके बताया कितने कितने बिल पास हुए, चर्चा हुई क्या?
ऑपरेशन सिंदूर के अलावा किसी और विधेयक पे चर्चा की खबर आपने सुनी? इतने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिल है, बिना चर्चा के पास करवा लिए जाते हैं। अपोजिशन प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहा है, संसद भवन से चुनाव आयोग जा रहा है, दिल्ली पुलिस को आपने कह दिया हिरासत में ले लो, जाने मत दो, और सदन के अंदर आप धड़ाधड़ बिल पास करवाए जा रहे हैं। विपक्षी राजनीतिक दल बायकॉट करके बाहर निकल जाता है, आप सदन के अंदर बिल पास करवाए जा रहे हैं। बार बार विपक्षी राजनीतिक दल चर्चा, अब संसद के अलावा जाए तो जाए कहाँ? सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कहा कि अरे आप सांसद हैं, आप बाहर क्यों सोशल मीडिया में मुद्दा उठाते हैं, सदन के अंदर क्यों नहीं उठाते? अब जज साहब को कौन बताए कि जज साहब सदन के अंदर तो स्पीकर साहब, लोकसभा स्पीकर साहब नियमों का हवाला दे देते हैं। सरकार कहती है कि सरकार सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है, स्पीकर के दिशा निर्देश के मुताबिक। स्पीकर कहते हैं कि हम सभी मसलों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, नियमों के मुताबिक, एजेंडों के मुताबिक। लेकिन वो सभी मुद्दों में विपक्ष का मुद्दा कभी आ नहीं पाता। तो आज जो हुआ, विपक्षी राजनीतिक दलों के सांसदों का वो गुस्सा था, लेकिन प्रधानमंत्री बेनकाब, सीधे सीधे बेनकाब, मोदी सरकार बेनकाब, और लोकसभा स्पीकर ने विपक्षी दलों के सांसदों का, अब देखिए इसको खेले को समझिए, मैं आपको जरा बताता हूं। जो नारे लगे वो संसद के रिकॉर्ड में नहीं जाएंगे, ये तय मानकर चलिए। अगर आप आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद आज के दिन का सदन की जो पूरी कार्रवाई होती है सिर्फ वो रिकॉर्ड होता है। अगर आप जाएंगे संसद की वेबसाइट पे तो 1952 में, 53 में, 54 में क्या क्या बहस हुई, कैसे बहस हुई, किसने किसकी आलोचना की, वो सारा रिकॉर्ड आपके उसमें आ जाएगा। लेकिन ये जो नारे लगे हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होंगे, इस तरह की चीजों को हटा दिया जाता है। लेकिन बिड़ला साहब ने जो डांट लगाई वो डांट रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो जब भी 10 साल 15 साल बाद कोई खोजेगा कि अरे ये बिड़ला साहब डांट रहे थे, स्पीकर साहब डांट रहे थे, तो फिर वो सर्च करेगा, तो उस समय ये गोदी मीडिया तो दिखेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने तो खबर चलाई नहीं। तो उस समय हमारे और आपके जैसे जो वीडियो, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो अपनी निशानी छोड़ता है। तो शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल का जो वीडियो है, ये जब दर्शक सर्च करेंगे कि हुआ क्या था 21 अगस्त को, तब उनको पता लगेगा कि असली बात ये थी, विपक्षी राजनीतिक दलों को वोट चोरी का मुद्दा उठाने नहीं दिया जा रहा था, एसआईआर का मुद्दा उठाने नहीं दिया जा रहा था, प्रधानमंत्री सदन से नदारद थे, बार बार विपक्षी राजनीतिक दल मांग कर रहे थे। 21 जुलाई से लगातार महात्मा गांधी की प्रतिमा से लेकर संसद भवन परिसर के अंदर मुख्य गेट तक, मकर द्वार तक प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इन प्रोटेस्ट में सिर्फ युवा सांसद नहीं थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वयोवृद्ध नेता, शरद पवार जैसे नेता, अखिलेश यादव, ये तमाम नेता अलग अलग दिन ये प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। तो अंत में सांसदों को इस तरह की हरकत करनी पड़ गई प्रधानमंत्री के खिलाफ। प्रधानमंत्री को चोर बताना, प्रधानमंत्री की सरकार को चोरी से बनी हुई सरकार बनाना, इससे बड़ा आरोप कुछ हो नहीं सकता। और इसके बावजूद भी अगर प्रधानमंत्री खड़े होकर कह सकते थे कि चलिए इस पर चर्चा करवा लीजिए, स्पेशल चर्चा करवा लेते हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन साबित करिए कि हमने वोटों की चोरी की, लेकिन वो बैठे रहे चुपचाप, सुनते रहे वो चुपचाप। और उसके बाद जब स्पीकर के चैम्बर में जाते हैं, सत्र के समाप्त होने के बाद अनिश्चितकाल की अवधि के लिए, अब तो शीतकालीन में सत्र होगा, तब इस तरह का बॉडी लैंग्वेज ये बताता है कि उनके दिलो दिमाग में तूफान चल रहा है। जानते हैं वो कि विदाई होनी है, लेकिन विदाई कब हो, कैसे हो? और एक सवाल जो दर्शकों के लिए भी बहुत ज्यादा बनता है, आपको ये तो बताना चाहिए कि जब उपराष्ट्रपति के चुनाव में फंसे हुए हैं मोदी जी, लाल किले से तारीफ कर देते हैं, तो उनके भाषण में एनजीओ वाला शब्द किसने लिखवाया? जब वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को खुश करने के लिए आरएसएस के बैकग्राउंड से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार चुनकर लाते हैं, तो अचानक वो पीएम सीएम मंत्रियों को जेल जाते ही उनकी कुर्सी छीन लेने वाला विधेयक अमित शाह क्यों लेकर आए? और उससे भी बड़ा सवाल कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी सांसद कंगना रनौत कहती कि नहीं, कागज नहीं फेंके थे अमित शाह पे, पत्थर फेंके थे। ये तो मोदी सरकार की नाकामी है, ये गृह मंत्री अमित शाह की नाकामी है। और आज इस तरह के नारे लग रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहाँ थे, उनकी आवाज कहाँ गायब हो गई? आमतौर पर विपक्षी राजनीतिक दलों के नारों की आवाज को संसद टीवी म्यूट कर देता है। अभी जो आपने फुटेज दिखाई है संसद टीवी का फुटेज है, म्यूट नहीं किया गया, ये नारों की आवाज जाने दी गई। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के नारों की आवाज सुनाई नहीं दी। ये चल क्या रहा है? कौन किसको निपटाने में लगा है? कौन किसके खिलाफ खेल कर रहा है? कौन नागपुर से आदेश ले रहा है और कौन नागपुर को संदेशा भिजवा रहा है? ये बड़ी दिलचस्प चीज है। और ये बात आप तय मानकर चल लीजिए, जगदीप धनखड़ साहब की विदाई होना और जगदीप धनखड़ साहब की विदाई के बाद प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की स्थितियां पैदा हो, आप इस देश के सबसे बड़े राज्य की राजधानी लखनऊ से जो तरंगे निकलकर दिल्ली आ रही है, वो तरंगे क्या वाया नागपुर होके आ रही है? ये नागपुर से सीधे
तरंगे दिल्ली तक किसी व्यक्ति के पास पहुंच रही है, ये वो सवाल है जिन सवालों के जवाब में इस बात का जवाब छुपा हुआ है कि प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हो क्यों रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जो तनाव दिख रहा है वो तनाव दिख क्यों रहा है। शिव जी, अगर कोई बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री हो, ताकतवर गृह मंत्री हो और उसके साथ ये घटना घट जाए तो फिर इतना शर्मनाक, ऐसी भयंकर बेइज्जती। ये पहली सरकार है जो नरेंद्र मोदी अल्पमत में चला रहे हैं। वो 2002 से लेके लगातार 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 2014 से लगातार 2000 टिल डेट तक देश के प्रधानमंत्री हैं। 2 मर्तबा केंद्र में भी उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार मिली। पिछली बार तो 303 थी और ये सपना था कि 400 सीटें लाएंगे और मनमानी कर पाएंगे। वो मनमानी का जो तिलिस्म था वो जनता ने तोड़ दिया। वो 240 पर रोक दिए और 240 पर रोक देने के बाद उस दिन के बाद रोज ही जलालत भरी पोजीशन बन गई। वक्फ बोर्ड बिल, जम्मू कश्मीर का मामला, अब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब जेल जाएंगे अगर 31 दिन रहेंगे। क्या कहीं से लगने लगा मोदी को कि अब हम जाने वाले हैं तो आने वाले प्रधानमंत्री के लिए एक कानून बनाए चलो कि कहीं जेल वेल चला गया तो अपने आप बर्खास्त हो जाएगा? क्या खतरा दिख रहा है? ये कानून ऐसे होते हैं जब आदमी जा रहा होता तो कहता है कि चलिए बहुत हुआ, अब चलती गंगा में हाथ हम भी धो लेते हैं। क्या चला चली की बेला आ गई है? 75 वर्ष में कुछ दिन बाकी है और मैं ये कहूं कि कुछ घंटे बाकी हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज 20 अगस्त हो गया, 17 सितंबर, यानी इस बीच में 27 दिन है और 27 दिनों को घंटों में कन्वर्ट कर लो तो बहुत ज्यादा अब घंटे बचे नहीं। इन घंटों के मध्य कोई न कोई फैसला आएगा और 2 बड़े फैसले होंगे, या तो संघ प्रमुख भी जाएंगे और प्रधानमंत्री जाएंगे। दोनों बाल्यकाल में साथ खेले, बले, बड़े और पले है। लेकिन मोहन भागवत को यह नहीं पता था कि हम साथ खेलते खेलते राजनीतिक पिच पर भी हम इकट्ठे ही खेलने पहुंचेंगे। एक उस संगठन का मुखिया होगा और एक देश का मुखिया होगा। जो संगठन उस पार्टी को सत्ता में लाता है, मतलब एक किंग मेकर होगा और एक किंग होगा। अब किंग मेकर और किंग में पहले कौन जाएगा ये तय करना है। लेकिन किंग मेकर तो मजा ले रहा है। किंग मेकर कह रहा है कि 75 साल की उम्र में लोगों को खुद पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती, नए लोगों को मौका दे देना चाहिए। उधर वो कह रहे हैं कि मस्जिदों में मंदिर बहुत खोज लिया, मत खोजो। वो कह रहे हैं कि हेल्थ और शिक्षा तो बर्बाद हो गई इस देश की, किंग मेकर कह रहे हैं। और किंग के सामने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा है। इतना बवाल राफेल पे भी नहीं हो पाया था पाठक जी, जो आज हुआ है। इतना बवाल मणिपुर पर भी नहीं हो पाया। इतना बवाल किसान आंदोलन को लेकर नहीं हो पाया। लेकिन आज दिनों दिन विपक्ष में एनर्जी आ रही है। कहते नहीं है उसने बूस्ट लगा लिया, उसने एनर्जी ड्रिंक पी लिया। मुझे लग रहा है कि आज सारे सांसद ड्रिंक पी के कल से गए हुए थे। अमित शाह के ऊपर कागज के गोले फेंकना, तड़ी पार का नारा लगाना बड़ी बात थी। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री की फिर तस्वीर ले आता हूं, आप फिर कहेंगे कि क्या है ये, क्या कहें इस चेहरे पर हम। वो हालांकि उस तरह का शब्द शिव जी इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन होता है ना कि बारात में जो फूफा नाराज हो जाते हैं, मुंह लटका के बैठ जाते हैं। लेकिन अब इससे आगे थोड़ा सा हम आगे अपने दर्शकों को एक और बड़ी दिलचस्प जानकारी दे देते हैं। लेकिन फूफा के रिश्तेदार क्या करें? ओम बिरला का देखिए, फूफा का तो मुंह लटक गया। ठीक है कि सामने तुमने नारे लगवा दिए, चोर बता दिया, हम ईमानदारी का तिलिस्म बांधे घूम रहे हैं पिछले कई सालों से। हम ईमानदारी का, शादी होती है
तो मोहर बांधा जाता है सर पर, शादी की बारात दूल्हे के, तो दूल्हा बांधे था ईमानदारी का मोहर, लोगों ने चोरी का मोहर बांध दिया, आज सामने आमने बांध दिया। अब तक तो लोग पीछे कहते थे रफाइल में चोरी कर ली, भ्रष्टाचार कर लिया, आज तो वो सामने चिल्ला रहे थे वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर। ये फर्क शिव जी कैसे आया मैं बताता हूँ। इससे पहले विपक्ष के सांसद डरे सहमे रहते थे, अमित शाह से डरे रहते थे। एक तिलिस्म था, एक सुपर पावर का तिलिस्म था। बल्कि मैं दिलचस्प बताऊं कि इससे पहले की लोकसभा में कांग्रेस के एक सांसद हुआ करते थे, बहुत ही बहादुर परिवार से बिलोंग करते हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, दर्शक समझ जाएंगे। बहुत ही बहादुर परिवार से बिलोंग करते हैं, पंजाब से सांसद आते हैं, कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे। और संसद चलने के दौरान जैसे ही अमित शाह अपने केबिन में आ जाते थे तो उनके केबिन के उनके रूम के बाहर घुमा करते थे, पुराने वाले संसद भवन। कहते थे यार कांग्रेस में रहूंगा तो चिल्लाते चिल्लाते मर जाऊंगा, कुछ मिलने वाला नहीं। क्या ठीक है, इस बार भाजपा में आ गए, भाजपा ने उनको मंत्री बना दिया, अभी आजकल वो मोदी सरकार में मंत्री। तो विपक्ष के सांसद हताश हो चुके। लेकिन राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की 7 अगस्त को, उसके बाद जो 300 से ज्यादा सांसदों को लेकर वो चुनाव आयोग के दफ्तर पर कूच कर गए, और उसके बाद बिहार में जाकर वो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। अब अपोजिशन के सांसदों को अंदर से यकीन हो रहा है, एनर्जी ड्रिंक नहीं, अंदर से यकीन हो रहा है अब मोदी की विदाई की बेला आ गई, अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और ये जो अंदर से यकीन हो गया है ना, उसकी वजह से ये आक्रामक है। और यही आत्मविश्वास जिस दिन चंद्रबाबू नायडू में आ जाएगा, जिस दिन नीतीश कुमार में आ जाएगा, उस दिन ये लगभग लगभग तय हो जाएगा। और कल राहुल गांधी ने एक और सवाल उठाया, देखिए असर क्या होता है, डर क्या होता है। कल विपक्षी गठबंधन के सांसदों की बैठक संसद भवन परिसर में, जो उनके उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार थे उनको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि बताइए क्या हालत हो गई है, हमारे देश के जो पूर्व उपराष्ट्रपति है वो गायब है, वो चुप है, ऐसी हालत हो गई है देश की। अब राहुल गांधी ने सवाल उठाया, आज खबर आ गई। आज खबर क्या आ गई, ये खबर बाकायदा अडानी की एजेंसी ने छापी है कि शहरी विकास मंत्रालय के तहत आने वाले डायरेक्टर ऑफ स्टेट ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लिए एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग पर 34 नंबर का टाइप 8 का बंगला खाली करा दिया है। लेकिन इसी खबर में यह बताया गया है कि अभी तक धनखड़ ने नए आवास के लिए मांगा ही नहीं, वो अभी भी उपराष्ट्रपति आवास में ही रह रहे हैं। 21 जुलाई को इस्तीफा दिया, आज 21 अगस्त है, 1 महीने हो गए, अभी तक उन्होंने खुद से नया आवास मांगा नहीं। तो कुछ ना कुछ तो उनके मन में चल रहा हो, कुछ ना कुछ तो बाहर आकर वो फूटेगी। और सरकार का डर देखिए कि पहले ही नया आवास उनके लिए तैयार करा दिया है, यानी ये तय मानकर चल लीजिए कि जब वो बाहर आएंगे तो बोलेंगे। अच्छा, उस समय चुप रहेंगे तो दिल्ली में ही घर होगा, मीडिया वाले कोशिश करते रहेंगे, विपक्षी सांसद मिलने की कोशिश करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन तो वो बम फूटेगा, जो असली कारण निकलकर सामने आएगा कि उनको इस्तीफा देने के लिए फोन किसने किया था, किसने उन्हें लताड़ा, किसने उन्हें धमकाया। इस बात का खुलासा एनडीए सांसदों की बैठक में नरेंद्र मोदी ने थोड़ा सा किया था, हमने एक अलग से भी स्टोरी की थी। लेकिन आज इस खबर का आना, ये सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर, आज इस खबर का सामने आना ये बता रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी कितनी डरी हुई है। और इस डर के माहौल में हर इंसान अपने को बचाने की कोशिश करता है। तो क्या ये बचाने की कोशिश में दूसरे को फंसाया जा रहा है? और याद कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री पद से हटे, पहले बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता थे, उनके आखिरी के 2-3 साल लालकृष्ण आडवाणी ने बहुत ज्यादा परेशान किया। हालत ये हो जाती थी कि मीटिंग से बाहर निकलते थे, कहते थे कि नहीं आडवाणी जी के नेतृत्व में आप लड़िए, वो घर चले जाते थे, इस्तीफा लिख डालते थे, तुरंत जसवंत सिंह, प्रमोद महाजन सब मनाने के लिए भागे भागे जाते थे। वो ये सुनिश्चित करके गए कि लालकृष्ण आडवाणी अपनी जिंदगी में कभी प्रधानमंत्री ना बन पाए। नरेंद्र मोदी के बारे में भी कहा जाता है कि वो ये सुनिश्चित करके जाना चाहते हैं कि अमित शाह अपनी जिंदगी में प्रधानमंत्री ना बन पाए। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि अब अमित शाह ये सुनिश्चित करके जाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने बेइज्जत होकर प्रधानमंत्री पद से हटे कि इतिहास में उनका नाम दर्ज हो जाए कि वोट चोरी का आरोप उनके ऊपर लगा, और ऐसे माहौल में उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आज की हालत में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के आदेश पर भी इस्तीफा देंगे तो मैसेज क्या जाएगा। विपक्षी राजनीतिक दलों ने उन पर वोट चोरी का आरोप लगा दिया, उपराष्ट्रपति को वो जिता नहीं पा रहे थे, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार उन पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे, राहुल गांधी उन पर हावी हो गए थे, विपक्ष के सामने वो टिक नहीं रहे थे। 56 इंच का जो सीना था उसमें कहीं ना कहीं कुछ वो गुब्बारा जो था वो फूट गया, तो बेइज्जत होकर उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। क्या इस तरह का रिकॉर्ड उनके नाम पर चढ़ाने चाहते हैं? तो तो अटल क्या आप ये आडवाणी कह रहे हैं कि
मोदी और शाह के दौर में दोहराई जा रही है। गुब्बारे की चौड़ाई कम हो गई 56 इंच से। हवा, लोग कहते हैं मजाक में कि हवा भर के अगर उसकी चौड़ाई अगर बढ़ाओगे आप तो हवा तो निकलेगा कैसे न कैसे। वो जब आर्मी में भर्ती होती है तो सीना फुलाकर भी वो चेक करते हैं कि एक बार सीना फुलाइए, तो जब तक फूला रहा तब तक चलता रहा, सीना पिचक चुका है। और साथ ही इस घटना ने उन्हें मर्माहत कर दिया है, तभी जो उनका चेहरा है वो आज बुझा बुझा है, वरना सदन समापन हो गया। अब तो किसी के सामने जाना ही नहीं है, आदमी कहता है चलिए साहब जान छूटी। जब सदन समाप्त होता है तो प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, नेता सदन यानी जो भी होता है, और संसदीय कार्य मंत्री फिर तसल्ली की एक कप चाय पीते हैं, कहते हैं चलिए देर आए दुरुस्त आए, जैसा भी रहा उल्टा सीधा, आज निजात मिली। लेकिन निजात मिलने के बाद ऐसा चेहरा लटक गया, कहीं ये खतरा तो नहीं दिख रहा है कि उपराष्ट्रपति पद अगर हार गए तो ऑटोमेटिक सरकार दुविधा में फंस जाएगी, चलती फिरती सरकार, विपक्ष मांग करने लगेगा कि बहुमत सिद्ध करो। बड़ी समस्या है। तो इंतजार रहेगा हमें 9 सितंबर का धीरे धीरे, और तब तक लगातार मोदी जी की जो फोटो आएंगे उन पर हम कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को दिखाने की कि किस किस भाव भंगिमा के आते हैं। आज की भाव भंगिमा ठीक उसी तरीके से है जैसे बारात में फूफा रूठ जाते हैं, तब जब उन्हें बुलेरो की अगली सीट पर नहीं बिठाया जाता है, या मिठाई उन्हें सबसे पहले नहीं परोसी जाती है, या उन्हें जो दरवाजे पर आगे वाली कुर्सी होती है जब द्वाराचार होता है और फूफा पीछे लाइन में खड़े कर दिए जाते हैं, जैसे हमारे अरविंद शर्मा स्वतंत्र देव सिंह ने उठा के पीछे लाइन में पहुंचा दिए थे। तो कई चीजें हैं, घालमेल नहीं करूंगा क्योंकि नहीं, या फिर शिव जी, या फिर ऐसे फूफा जो बारात शुरू होने से पहले ही गाड़ी की आगे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और बाद में कोई आता है कहता है नहीं नहीं आप तो पीछे वाली सीट पर जाकर बैठिए। नहीं, तब तक मौसा जी आ जाते हैं, वो थोड़े से नए थे और वो थोड़े पढ़े लिखे थे, तो कहा फूफा जी को पीछे कर दो, मौसा जी को आगे कर दो। तो मौसा जी अब आगे आ गए हैं। जो संसद में विपक्ष के लोग पीछे कर दिए थे, 10 वर्ष विपक्ष पीछे रहा है। संतोष पाठक जी थोड़े बहुत दिन नहीं रहा, 10 दिन इसी सदन में राहुल गांधी बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला है, मिला है पहली बार तो झिल नहीं रहा है सत्ताधारी दल पे, ये मैं कह रहा हूं आपसे। विपक्ष के नेता का प्रतिरोध झेल नहीं पा रहे हैं, ये प्रतिरोध कैसे झेल पाएंगे, उसके लिए इन्हें इंतजाम करना पड़ेगा। या फिर जो बार बार जनता कहने लगी है कि अगर कुछ सरकार से काम कराना तो राहुल के कान में कह दीजिए, वो इतनी बार मुद्दा उठा देंगे कि विपक्ष उसे ही लागू कर देगा। तो इस तरीके से सरकार चलेगी या कोई और नजरिया होगा, हमें निगाह बनाए रखनी पड़ेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। तमाम दर्शकों का नमस्कार और आभार।